बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। इलाके अपनी फसलों से, अपने मौसम से और ख़ानदान अपने बेटों से पहचाने जाते हैं। कुछ अर्सा पहले मुझे लैया आने की दावत मिली और दिलचस्प बात ये थी कि जिन्होंने दावत दी वो पाकिस्तान में नहीं थे। ही वॉज़ इन जद्दा, और जद्दा से उन्होंने बैठे हुए अपने शहर में एक प्रोग्राम का ऐलान किया, अनाउंस किया और मुझे उसके लिए कायल किया। मैं थोड़ा डरा हुआ भी था। 450 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया है जो फासला है लैया जाने का। लैया वैसे तो 3 तहसीलों का एक ज़िला है, लेकिन लाहौर से बहुत दूर है और ज़्यादा रेतला है। और यहाँ की जो आबादी है उसमें से 32% लड़कियाँ पढ़ी हुई हैं। मर्दों की जो तनासब है पढ़ाई का वो निस्बतन कम है, वो कोई 29% के करीब है। अच्छा, यहाँ जाने से पहले मैंने जानना चाहा कि लैया में क्या ख़ास बात है, तो पता चला कि लैया में चने बहुत ज़्यादा होते हैं, काले चने भी और दूसरे चने भी। लैया का तरबूज बहुत मारूफ़ है। लैया के जो इलाके में एक मूंगफली भी ख़ास पैदा होती है। अच्छा, ये सारे दूर के ढोल थे जो जब हम वहाँ पहुँचे और सुबह सुबह वहाँ पहुँचे तो मुझे कोई सुबह ज़रूरत पड़ी लिखने के लिए कागज़ पेन्स की। और अब मैं जो अपने होटल से बाहर निकला तो सामने एक बिल्कुल लाहौर के अंदाज़ का बना हुआ सस्ता बाज़ार था। मेरा ख्याल था कि ये बाज़ार सिर्फ लाहौर में है, बट आई वाज़ अमेज़्ड कि ये जो पंजाब का इतना दूर दराज ज़िला है वहाँ भी ऐन मैन वही उसी पैटर्न का मौजूद था। हमारे यहाँ तो ये खुलते हैं 12-1 बजे 2 बजे जाके, पर वहाँ सुबह 9 बजे भी लोग मौजूद थे, दुकानें खुली सजी हुई थी। और उन लोगों से मैं मिला, उनसे बात की, तो दे वर वेरी हैप्पी कि जिसने भी उन पे एहसान किया। मैं उसका नाम अब इसलिए नहीं ले रहा कि छोटी सी मैंने उस पर यूट्यूब पे पोस्ट लगाने से पहले अपने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई कि लैया जाते हुए सड़क बहुत अच्छी थी, मोटरवे 3, जिसकी वजह से 8.5 घंटे का सफ़र कुछ 4 घंटे में हमारा तय हो गया। तो एक साहब ने कहा, आप सियासी बातें ना किया करें। अल्लाह जाने सड़कें कब से सियासी हो गई। सड़कों की कोई ज़ुबान नहीं होती, पर सड़कें बोलती तो हैं। जब आसानी होती ज़िंदगी को, सहूलत मिलती है, तो जिसने भी हमको राहत पहुंचाई होती उसका नाम भूला नहीं जाता। शहरों में और ख़ानदानों में पहले लोग अपने बड़ों को राहत देने के लिए मस्जिदें बनाते थे, तालाब बनाते थे, कुएं बनाते थे। फिर थोड़ा और तालीम हुई तो लोगों ने अपने वालिदैन के नाम पे, माँ के नाम पे स्कूल बनाने शुरू किए, फिर हॉस्पिटल बनाने शुरू किए। अभी माशाल्लाह कई लोगों ने यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं। हर ख़ानदान में जो बेटा ज़्यादा समझदार होता है, ज़्यादा उस दानिश से जुड़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक जज्बा, जिसे कहते हैं ना नेकी का और खैर का, वो ज़रूर बाकी लोगों से ज़्यादा होता है। तो जिन साहब ने मुझसे जद्दा से रब्ता किया, इनका नाम बशीर ख़ान था, निज़ामी ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। इन्होंने अपने भाई, जो उनके छोटे भाई थे अब्बास ख़ान, उनके ज़ुम्मे लगाया। उन्होंने वहाँ कॉलेज का ऑडिटोरियम देखा, लोगों को दावत दी, फ्लेक्सेस लगाए। अच्छा, ये सारी मामूल की चीज़ें होती अगर मुझे वहाँ जाके ये ना पता चलता कि ये बुनियादी तौर पर 8 भाई थे, जिनमें 2-3 साल पहले 3 भाई बारी बारी हादसों में फौत हो गए। तो अब वो 5 भाई हैं और बड़े भाई जो वहाँ मौजूद हैं, जो छोटा है वो जद्दा में था। तो छोटे ने अपने फौत होने वाले भाइयों की याद में ये सोच के एक तालीमी और तरबियती प्रोग्राम रखा कि उसका अजर और सवाब उन तीनों भाइयों को जाए और जो उनके लिए एक सदका जारिया बने। मुझे बशीर की ये खूबी बहुत अच्छी लगी। वो एक चमकती और रोशन आँखों वाला नौजवान, उसके साथ छोटी सी बेटी भी थी और उसके बाकी अहलो याल भी। लेकिन सच्ची बात यह है कि उस लम्हे जब उसको मैंने स्टेज पे बुलाया और मैंने उनको ये मेंशन किया कि जब हम कॉलेज में दाखिल हो रहे थे तो इन्होंने जिस मोहब्बत से अपने पुराने असातिज़ा का ज़िक्र किया और बताया कि ये रिटायर्ड हो गए हैं, ये मुझे पढ़ाते थे, ये अब भी पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है ये वो बेटा है जो अपने असातिज़ा से भी जुड़ा हुआ है और अपने ख़ानदान से भी जुड़ा हुआ। ऐसे बेटे जिस ख़ानदान में हों उसकी इज़्ज़त का बायस बनते हैं, उसके लिए नेक नामी का बायस बनते हैं। पर यह तब होता है जब बाप ने या दादा ने कहीं ना कहीं अपने ख़ानदान के इन बच्चों को कुछ वक्त दिया हो, उन्हें कोई नेकी से जोड़ा हो या उनकी खैर चाहिए हो। वहाँ स्टेज पे मैंने रैंडम बच्चों में से एक लड़के को बुलाया
और उसने आके बताया कि मैं गधा रेडी चलाता था, और जब किसी का काम करने गए तो जिसका काम करने गए थे उसने कहा कि बेटा तुमको तो पढ़ना चाहिए, और अब वो बच्चा बीएस कर रहा था। अब सोचिए कि उस लम्हे ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, ना कोई प्लान था ना उसे बुलाना था, बट रैंडम सैम्पलिंग में भी वो जब स्टेज पे आया तो उसने उस आदमी का जिक्र किया जिसने उसके साथ नेकी की थी। ये जो नेकी है ये छोटी हो या बड़ी हो, जो बोलती ज़रूर है। तो इसलिए मैं हमेशा ये सोचता हूँ उन ख़ानदानों के बारे में, उनके बख्तों के बारे में कि जिनके बेटे उनके लिए बाद में उसके नाम को आगे बढ़ाने का बायस बनते। मुझे याद है बहुत साल पहले लाहौर में एक गुलाब देवी हॉस्पिटल है, मैं उसमें किसी पेशेंट से मिलने गया तो मैंने वहाँ देखा कि एक कमरे पे लिखा हुआ अनायसन भट्टी, ये हमारे बड़े फोक गुलकार थे, उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे कमरा बनाया हुआ था। फिर आगे वार्ड में गया, किसी और ने अपनी वालदा के नाम पे कमरा। अच्छा, उस हॉस्पिटल वालों ने शायद ये किया कि मुख्तलिफ़ लोगों से जिनसे रब्ता किया होगा, जब विजिटर्स आते होंगे तो उनको मौका दिया, और उन्होंने अपनी अपनी वालदा को, वालिद को, कुछ लोगों ने अपनी अहलिया के नाम पे एक ट्रिब्यूट भी था और उनके लिए एक सदका जारिया। ऐसे आपने कभी नोटिस किया हो, लोग मसाजिद में अपने वालिदैन के नाम पे कुर्सियां रख देते हैं। हमारे दोस्त थे अजमत शेख साहब, उन्होंने अपनी बीवी के फौत होने के अगले रोज़ वहाँ 6 मूड़े रख दिए, ये जो गोल गोल होते हैं। पर जब वो रखने गए तो उन्हें लगा कि चले एक मैं घर पे रख लेता हूँ, तो 5 उन्होंने वहाँ रख दिए और एक को घर में रख लिया। 2-3 रोज़ के बाद उनकी बेटी ने उनको कुवैत से फ़ोन करके कहा कि उसकी एक सहेली है जो जर्मन है, तो उसने कहा कि अपने अब्बा को बताना कि उनकी जो अहलिया है वो जन्नत में बहुत राज़ी है, और जो वो कहती हैं कि वो 5 मूड़ों ने उनको बहुत सहूलत दी है। अच्छा, शेख साहब ने जब बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया अपनी बेटी पे, और उन्हें कहा कि तुमने किसी से सुन लिया होगा कि मैंने मूड़े वहाँ रखवाए हैं, और तुम तो औरतें झूठी होती हो और मुबालगा करती हो। उसने कहा अब्बा मुझे आपने ना बताया, ना किसी और ने बताया, फिर मुझे कैसे पता चलता, या उस लड़की को कैसे पता चलता कि वहाँ 5 मूड़े हैं, 6 नहीं हैं, और छठा आपने अब तक नहीं मुझे बताया कि कहाँ है। पर उसने वहाँ बैठा ये ख्वाब में देखा कि उसने मेरी माँ को, तो उनसे नहीं मिली हुई, उसने उसको बताया होगा कि मैं उसकी माँ हूँ, और उसको बता दो कि मैं यहाँ बहुत खुशी हूँ और राज़ी बाज़ी हूँ। खातिन हज़रात, चीज़ें तो छोटी छोटी होती हैं। शेख साहब ने वो सुनने के बाद, अपनी बेटी पे गुस्सा करने के बाद कहा मुझे उस लड़की से मेरी बात करो। फिर उन्होंने उससे बात की और उसने उन्हें तस्दीक की। तो तब वो ये सोच में पड़ गए कि क्या छोटा सा एक नन्ना मुन्ना सा मूड़ा कितने का होगा, कोई हज़ारों का भी नहीं होता सौदा, चंद 100 का ही था, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका अजर, अल्लाह के यहाँ उसकी पजीराई, ये इस बात का एहसास दिलाती है कि नेकी छोटी हो या बड़ी, मस्जिद बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, तालाब बनाएं, कुआं खदवाएं, जो भी आपके इलाके की ज़रूरत होती है, पर कभी ना कभी अपने बीते वक्त को याद करके उन लोगों के लिए जो वहाँ के डिज़र्व करने वाले हों, उन आने वाली नस्ल को जिनको आप जानते भी नहीं होते, पर उनके लिए अगर अच्छा सोचें तो सोचिए कि आप अपने ख़ानदान की पहचान बन जाते हैं, अपने ख़ानदान की शान बन जाते हैं। ये जितने लोग आए थे, जितने उस्ताद आए थे, वो सारे बशीर को, अब्बास को याद करके उनकी याद को घर भी लेके गए होंगे, उन्होंने वहाँ जाके तज़किरा भी किया होगा। जैसे हम वापस आते हुए तो मैंने सोचा कि हम कोई ना कोई यहाँ की सौगात ले लें। तो सौगात हम वो लेते हैं जो हमारे कानों में बार बार जिसका तज़किरा होता है। लाइक मैंने सुना हुआ था कि यहाँ चना बहुत होता है। हमारे दोस्त हैं अब्दुल खालिक साहब लाहौर से, उन्होंने मेरे फेसबुक पे लिखा कि काला चना ज़रूर लेते आना। वो मुझे तो भूल गया, लेकिन चना मुझे याद था। चना इसलिए भी याद था कि चने का आपको याद होगा हमारी वालदा बहुत मज़ेदार हलवा बनाया करती थी, और अगर उसमें इलायची डलती और साथ असली देसी घी तो बहुत ही खुशबूदार महकता हुआ चने का हलवा बनता था। इसी तौर पे अब तो हमारे यहाँ बहुत ओपन और आम है ये बेसन के जो पकौड़े हम सारा रमज़ान में खाते हैं, और लेकिन हमारी ख़वातीन तो बेसन में पानी मिलाती हैं, पानी मिला के जिसको लई सी बनती है वो नहाने से ज़रा कबल आधा घंटा बालों को लगाती हैं, उससे बाल बहुत रोशन और नरम हो जाते हैं, मज़बूत भी हो जाते हैं।
इसी बेसन में, ये भी चने का बनता है, चने का आटा ही बेसिकली होता है, और मेरा ख्याल ये भुने हुए चने होते हैं। इसी बेसन में अगर दूध मिला लिया जाए और उसको फिर यूँ अपने गालों पे और चेहरे पे लगाया जाए तो ये उपटन का काम आता है और चेहरा बड़ा रोशन हो जाता है। इसी चने की आटे की यानी बेसन की रोटी बनाई जाए तो ये गंदम की रोटी से 100 गुना अच्छी होती है, और ख़ास तौर पे जिनको होती है शुगर, उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ी नेमत है और वो इसे इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए एक छोटा सा चना, काला हो या सफ़ेद चना हो, अगर ये उस इलाके की पहचान बन सकता है और उससे इतनी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, बन जाती हैं, पहचान बन जाती हैं, तो ख़ुद आप चना ना सही पर उस इलाके की, अपने ख़ानदान की आन बान शान तो बन सकते हो। आप बहुत पढ़ गए, बहुत लाखों में तनख्वाह लेने लग गए, अच्छा घर बना लिया, अच्छा खाते पीते हुए, आपका फ्रिज भरा हुआ, आपके दस्तरखान पे सिर्फ आपकी बीवी और आपके बच्चे बैठते हों और आपके ड्राइंग रूम में उम्दा सुमदा सोफ़े पड़े हों, किसी को इसका क्या लेना देना। पर जब उसका फैज़ आम लोगों पे जाता है और आपके घर का दस्तरखान बड़ा होता है, या आम लोग जिनका घर के अंदर दाखिला नहीं होता, आप उनके लिए आसानी करते हो। देखें, रिज़्क तालीम का हो, तरबियत का हो या खाने का हो, तीनों रिज़्क ही हैं। रिज़्क की थोड़ी सी अगर डेफिनेशन को बड़ा कर लें तो इज़्ज़त भी रिज़्क है, तालीम भी रिज़्क है, तरबियत भी रिज़्क है, और जो खाना खिलाते हैं वो भी रिज़्क है। और अल्लाह से ये सारी मांगनी चाहिए और उसके बंदों को सभी देना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में जब जब आपको मौका मिले ज़रूर इसका मूजब बनिएगा, अपने ख़ानदान की पहचान का, अपने इलाके की पहचान का, और यूँ छोटे इलाके में भी बड़ा काम करके आप बड़ा नाम पा सकते हैं और अल्लाह के यहाँ भी आबरू आपकी बढ़ सकती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।